बात है। एक गांव शोलापुर में कई दिनों से रोज रात को बकरियां चोरी हो रही थी। गांव वाले बकरियां चोरी होने से बहुत परेशान थे और एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एक दिन सुबह चंपक नाम के गांव वाले की बकरी चोरी हो जाती है। चंपक दुखी होकर अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी उसका दोस्त दिनेश वहाँ आता है। अरे चंपक भैया, उदास काहे बैठे हो? आए फौजी अपने मायके से वापस आ गए क्या? तुम्हें कौनो और काम तो है नहीं? जब देखो आप फाड़ते रहते हो। मेरी बकरी चोरी हो गई है। हाँ? बकरी चोरी की बात सुनकर बोलता है, चंपक भैया, बकरी तो हमारी भी चोरी हो गई थी कुछ दिन पहले। तुमको किसी पर शक है क्या? भैया आप किस पर शक करें? हम तो किसी से लड़ते भी नहीं। पता नहीं कौन दुष्ट ले गया हमारी बकरी। भैया बात तो सही है, तुम्हारे जैसा शरीफ तो पूरे गांव में नहीं है। लेकिन अभी जब हम तुम्हारे घर आ रहे थे तो रास्ते में राजू के घर के आगे हड्डियां पड़ी देखे थे। हाँ। दिनेश की बात सुनकर चंपक को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा राजू के घर जाता है और गुस्से में बोलता है, राजू और राजू के बच्चे बाहर निकल, मेरी बकरी मार कर खा गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बाहर आ। चंपक का चिल्लाना सुनकर राजू गुस्से में बाहर निकलता है। क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह चंपक? भला मैं क्यों मारूंगा तुम्हारी बकरी? है? मेरी बकरी तो खुद कई दिनों से गायब है। तब तक गांव के और भी लोग वहां आ जाते हैं और दोनों को समझा बुझाकर शांत कर देते हैं। फिर सारे लोग वहां से चले जाते हैं। उसी रात गांव में रहने वाला राका कसाई एक बकरे को लेकर अपनी दुकान पर जा रहा होता है। आज शहर से यह बकरा बड़ी ही अच्छी कीमत पर मिल गया। इसके तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तभी वहाँ चंपक आ जाता है और राका को पकड़कर बोलता है, अच्छा तो यह तू है जो रोज गाँव वालों की बकरियां गायब कर देता है और बाद में उन्हें काट कर बेच देता है। आज पकड़ा गया। ये सुनकर राका घबरा जाता है और बोलता है, ये कैसी बातें कर रहे हो चंपक भैया? अला मैं क्यों बकरियां चुराऊंगा? आप मुझे जाने दो। मैं तो खुद शहर से बकरियां लाता हूँ अपनी दुकान के लिए। हाँ। लेकिन चंपक उसकी एक बात नहीं सुनता और राका को जोर से मार देता है। राका दूर जाकर गिरता है। झूठा कहीं का, तू ही गाँव वालों की बकरियां चुरा रहा है और अब भोला बनता है। राका गुस्से में उठता है। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और वो धीरे धीरे शैतान में बदल जाता है। राका गुस्से में चंपक को पकड़ लेता है। राका का ये शैतानी रूप देखकर चंपक डर जाता है। मुझे जाने दो राका भैया, गलती हो गई बच्चे। आप चाहो तो पूरे गांव की बकरियां मार डालो। मुझे जाने दो राका भैया, जाने दो। मैं तो तुझे कुछ कह ही नहीं रहा था। मैं तो इस राका के शरीर के अंदर छुपा था और गांव की बकरियां खा रहा था। तूने ही मुझे जगाया है, इसका फल तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर शैतान चंपक को मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चंपक की सरकटी लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं। लो भैया, अब तक तो गांव में खाली बकरियां चोरी हो रही थी, अब इंसान भी मारे जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे रहेंगे इस गांव में? अब तो लगता है गांव छोड़कर ही जाना पड़ेगा। तभी सरपंच वहाँ जाते हैं। अरे राजू, क्या बोल रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है। एक दो घटनाओं के कारण हम पूरा गांव ही छोड़ दे? वैसे भी मैं अब यहाँ आ गया हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। फिर गांव वाले चंपक की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर सरपंच जी गांव के पास की पुलिस चौकी में जाकर बात करते हैं। वहाँ के दरोगा गांव में 2 पुलिस वाले चौकीदारी के लिए लगा देते हैं। एक पुलिस वाला जिसका नाम हिम्मत सिंह होता है, वो दूसरे पुलिस वाले से बोलता है, भैया चुन्नी लाल, हमारी भी क्या नौकरी है? बताओ, अब बकरियों की रखवाली करनी पड़ रही है। सही कह रहे हो हिम्मत भैया, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? ये अपनी नौकरी ही ऐसी है। तभी उनको राका कसाई दिखता है। हिम्मत और चुन्नी लाल उसके पास जाते हैं और बोलते हैं,
इतनी रात को कहाँ जा रहा है? पता नहीं इस गाँव में बकरियां चोरी हो रही है। चल पर जा अपने। लेकिन राका उन दोनों को कोई जवाब नहीं देता और चलता जाता है। ये देखकर हिम्मत सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो राका को पीछे से धक्का दे देता है। राका नीचे गिर जाता है। कानून का अपमान करता है, अभी बताता हूँ तुझे। ला चुन्नी लाल मेरा डंडा। लेकिन जैसे ही राका ऊपर उठता है वो शैतान में बदल जाता है। तुम दोनों को मुझे नहीं टोकना चाहिए था। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर शैतान उन दोनों को भी मार डालता है और उनके सर खा जाता है। अगले दिन दोनों की लाश गांव वालों को मिलती है। गांव वाले दोनों की लाशों को घेर लेते हैं। लो भाई, अब तो हमें बचाने वाले ही मारे गए। अब क्या होगा? गांव में तो अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। फिर गांव वाले मिलकर एक मौलवी को बुलाते हैं। मौलवी वहां ध्यान लगाकर बैठ जाता है। इस गांव पर एक शैतान का साया है। मुझे एक बकरा चाहिए। मैं शैतान को यहाँ से भगा दूंगा, लेकिन उस समय कोई भी गांव वाला मेरे पास नहीं रहेगा। फिर गांव वाले मौलवी की बात मानकर एक बकरा मौलवी को दे देते हैं। मौलवी रात में ध्यान लगाकर बैठा होता है। बकरा उसके पास ही बंधा होता है। राका उस बकरे के पास जाता है और उसे पुचकारने लगता है। ये देखकर मौलवी राका से बोलता है, गाँव वाले तुझे बोला था ना यहाँ नहीं आना। मुझे शैतान से निपटना है, फिर भी तू आ गया। चल आ यहाँ से। मौलवी की बात सुनकर राका हंसने लगता है और बोलता है, मौलवी साहब, मैं भी तो आपसे ही मिलने आया हूँ। ऐसा कहकर राका शैतान के रूप में बदल जाता है। ये देखकर मौलवी घबरा जाता है और बोलता है, अरे शैतान, मुझे जाने दे। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा सा चोर हूँ। सोचा था गांव वाले सो जाएंगे तो रात में सबके घर साफ कर दूंगा। जाने दो मुझे। लेकिन शैतान उसे भी मार डालता है। ये सब देखकर कई गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगते हैं। सरपंच ये निर्णय लेते हैं कि वो अकेले ही इस शैतान से निपटेंगे। रात में सरपंच एक मचान बनाते हैं और उस पर बकरे को बांध देते हैं और पास में छिप जाते हैं। अगर मेरी ये योजना कामयाब हुई तो आज गांव वालों को इस शैतान से मुक्ति मिल जाएगी। तभी वहाँ राका आता है और मचान पर चढ़ने लगता है। सरपंच राका को देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये तो राका है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही राका मचान पर चढ़ता है उसका रूप बदलने लगता है और वो देखते ही देखते शैतान बन जाता है और बकरे को मार कर खाने लगता है। हे भगवान, तो क्या ये राका कसाई ही शैतान है? यही शैतान है क्या? अब मैं क्या करूं? सरपंच डरते डरते मचान के पास जाते हैं और उस मचान में आग लगा देते हैं। शैतान जलने लगता है और मचान से नीचे गिर जाता है और राका उसके शैतानी असर से आजाद हो जाता है। सरपंच राका के पास जाते हैं। मैं ठीक हो गया सरपंच जी। हाँ, आपने मुझे इस शैतान के चुंगल से आजाद करा दिया। हाँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन राका तुम इसके चुंगल में आए कैसे? इससे पहले कि राका कुछ कहता, वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और गुस्से में बोलती है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगी सरपंच। तुमने मेरे पति को मारकर ठीक नहीं किया। तुम्हारा पति? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, ये मेरा पति था। इसे बकरे खाने का बहुत शौक था, इसलिए ये रोज बकरे चुराता था। एक दिन इसने राका कसाई को देखा और उसके शरीर में समा गया ताकि उसे खूब मांस खाने को मिले। लेकिन तूने सरपंच इस राका को बचाने के लिए मेरे पति को मार डाला। अब तुझे भी मरना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल सरपंच को पकड़ लेती है, लेकिन तब तक राका भागकर गाँव वालों को बुला लाता है। गाँव वाले चुड़ैल को घेर लेते हैं। राजू गुस्से में बोलता है, तो इस चुड़ैल और इसके पति ने हमारी बकरियां चुरा ली। इसे तो नहीं छोड़ना। मारो गांव वालों, अरे मारो। गांव वालों, ये चुड़ैल डंडों से नहीं मरेगी। अपना समय बर्बाद मत करो। ऐसा कहकर सरपंच चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देता है। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।
बार की बात, एक सब्जी बेचने वाला आदमी शंकर सिर पर सब्जियों का टोकरा उठाए गांव में सब्जी बेच रहा होता है। बहुत थकने की वजह से वो एक जगह रुककर अपनी थकान मिटा रहा होता है। हे राम, आज कितनी गर्मी है। गर्मी से बुरा हाल हो गया। पूरा बदन पसीना पसीना हो गया है। ऊपर से भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा है। हे ऊपर वाले, अगर तुझे गरीब इंसान ही बनाने थे तो पेट क्यों बनाया उनका? ना बनाता और ना भूख लगती। तभी शंकर को कहीं से खाने की खुशबू आने लगती है। वो खुशबू के पीछे चल देता है तो क्या देखता है, एक झोपड़ी में झुमरी नाम की औरत रोटी बना रही। अरे वाह, गरम गरम रोटी। ये खुशबू इन्हीं रोटी की आ रही थी। इन रोटी की खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कैसी होगी? बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर आकर रोटी भी खाओगे? मैं बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ। अंदर आ जाओ, खाना खा लो। और हाँ, खाने से पहले जान लो कि मैं फ्री में रोटी नहीं खिलाती। इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ न कुछ देना होगा। मेरे पास इन सब्जियों को देने के अलावा कुछ नहीं है। इन सब्जियों के बदले ढेर सारी रोटियां खाऊंगा। ठीक है, पर मेरे पास कुछ सब्जियां बची हैं, वो तुम ले लो और मुझे गर्मा गर्म रोटियां खिला दो। शंकर अपनी सब्जियों का पूरा टोकरा झुमरी को दे देता है और बैठकर गरम गरम रोटियां खाने लगता है। एक एक करके वो कई रोटियां खा जाता है। तुम वाकई बहुत स्वादिष्ट रोटी बनाती हो। ऐसी रोटी मेरी पत्नी मुझे कभी नहीं बनाकर खिलाती। अब मेरा पेट भर चुका है, इसलिए मैं अब और रोटी नहीं खाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, पर कल फिर आना। कल भी मैं तुम्हें रोटी बनाकर खिलाऊंगी। शंकर के जाते ही झुमरी एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। भूख इंसान को कुछ भी करने को मजबूर कर देती है। मेरी रोटी लोगों के पेट में जाकर क्या कमाल दिखाए, ये शायद उन्हें नहीं पता। आओ और मेरी रोटी खाओ। शंकर जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी रूपाली उसके लिए खाना लेकर आती है। मुझे आज भूख नहीं है। ऐसा करो, ये खाना तुम ही खा लो। भूख नहीं है? ऐसे कैसे भूख नहीं है? अरे सुबह नाश्ते में ही तो थोड़ा सा खाया था और उसे खाए घंटों बीत गए। देखो, चुपचाप ये खाना खा लो, ड्रामा करने की जरूरत नहीं। इसकी रोटियां देखो और उसकी रोटी। उस औरत की रोटियां कितनी नरम और मुलायम थी। अभी भी सोच सोच कर मुंह में पानी आ रहा है। आज के बाद मैं इस रूपाली के हाथ की रोटियां नहीं खाऊंगा। रोज उसी के पास जाऊंगा, उसी के हाथ की रोटी खाऊंगा। इसे तो मैं कुछ ना कुछ बहाने मार दिया करूंगा। रूपाली, मुझे भूख नहीं, क्योंकि रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए थे तो उन्हीं के साथ थोड़ा खा लिया था। और हाँ, कल से तुम मेरा खाना मत बनाना। मैं बाहर से ही कुछ खा लिया करूंगा। तुम्हें फिर सुबह जल्दी उठने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? हाँ जीनी, क्या हो गया? कुछ अजीब सी बातें कर रहे। मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, आराम से देर तक सो। वहाँ चुड़ैल, जल्द से जल्द मुझे अपना काम करना है। अगर मैं इतना धीरे चलती रही तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अमावस्या बस आने वाली है। अमावस्या के पहले मुझे अपना काम निपटाना होगा। अगले दिन शंकर सुबह सुबह सब्जी बेचने के लिए जाता है। तभी रास्ते में उसे गौतम मिल जाता है। क्या बात है शंकर भाई, एक ही दिन में इतने मोटे कैसे हो गए? ओए, आजकल फौजी कुछ ज्यादा ही खाने में घी डालने लगी है क्या? क्या वाकई में मैं मोटा हो गया हूँ? पर कल तो ठीक ठाक था। एक ही रात में मैं इतना मोटा कैसे हो सकता हूँ? अच्छा, ये सब कल वाली रोटी का कमाल है। अब समझ आया। गौतम भाई, गांव के नजदीक बने एक झोपड़े में एक औरत रहती है। वो रोटी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। कल मैंने वहाँ बहुत सारी रोटियां खाई। स्वाद के मारे खाता ही गया, बस खाता ही गया। मुझे लगता है ये सब उसी का कमाल है।
तुम भी खाओगे उस औरत के हाथ की रोटी तो खाते ही जाओगे। गौतम जब झुमरी के घर पहुंचता है तो झुमरी रोटी बना रही होती है। वो गौतम को भी बड़े प्यार से रोटी खिलाती। अगले दिन गौतम भी शंकर की तरह मोटा हो जाता है और शंकर और भी ज्यादा मोटा। अब तो गांव के सभी आदमी उसके पास ही जाने लगे रोटी। जो भी झुमरी की रोटी खाता वो अगले दिन मोटा हो जाता था। बस अब कुछ ही लोग बचे हैं, फिर सभी मेरे जाल में फंस जाएंगे। अब उन बेचारों का क्या होगा, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं अमावस्या को। उसके बाद सबका काम तमाम। वहाँ गांव में सभी आदमियों की पत्नियां बहुत परेशान थी, क्योंकि उन सभी के पति हवा के गुब्बारे की तरह मोटे हो गए थे। ऊपर से आलसी। गांव का हर एक आदमी बस खाट पर पड़ा रहता था और पूरे दिन भर बस सोना। लटूरी बहन, ये सब क्या है? हम सभी के पति कितने मोटे हो गए हैं। एक साथ सभी आदमी कैसे मोटे हो सकते हैं? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मोटे तो हो ही गए हैं, ऊपर से आलसी भी। मेरे पति कई दिनों से खेतों पर नहीं गए काम करने। बिना पानी के खेत सूखते जा रहे हैं। पूरा दिन बस सोते रहते। उठाओ तो उठकर राजी नहीं, बोल देते हैं अभी थोड़ी देर और सोना है। ऐसी बात नहीं है लटूरी बहन, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, पर मुझे लगता है जैसे दाल में कुछ काला है। हमें मिलकर पता लगाना होगा आखिर क्या माजरा है। वहाँ गांव का हर आदमी इतना मोटा हो चुका था कि चल फिर भी नहीं सकता था। उनका पेट बहुत मोटा हो गया था, बिल्कुल गर्भवती महिला की तरह। ये मुझे क्या हो गया? मैं दिन ब दिन मोटा क्यों होता जा रहा हूँ? इतना तो मैं खाता भी नहीं। तभी पीछे से उसकी पत्नी गौरी आ जाती है। सुनो जी, घर में ऐसे आलसियों की तरह मत पड़े रहिए, जाकर अपना काम धंधा देखिए। अरे कितने दिन हो गए काम पर जाए बिना। काम नहीं करोगे तो हम खाएंगे कहाँ से? घर में पड़े पड़े मोटे होते जा रहे हो। अरे हमें देखो, हम तो मोटे नहीं हैं। ये सब बिना काम का नतीजा है। रामू उठकर जैसे ही 2 कदम बढ़ाता है वो मोटा होने के कारण नीचे गिर जाता है। उसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। अब तुम्हें चल कर नहीं, लुढ़क कर चलना होगा। पत्नी को बोलो तुम्हें धक्का मारे। पत्नी को बीच में मत लाओ। और मैं मोटा हूँ तो तुम भी तो मोटे हो। जरा अपने आप को देखा है? तुम तो मुझसे भी ज्यादा मोटे हो। हे भगवान, ये हमारे गांव के सभी लोगों को हो क्या गया है? सभी के पति एक साथ इतने मोटे कैसे हो सकते हैं? फिर क्या था, अगले दिन जब सभी आदमी झुमरी के घर जाते हैं रोटी खाने, तो उन सभी की पत्नियां उनका पीछा करती हैं और खिड़की से झांककर सब देख लेती हैं। अच्छा, तो ये बात है, ये औरत है इनकी दोस्त। हमारे पति रोज इस औरत के घर आते हैं खाना खाने। देखो तो कैसे खाए ही जा रहे हैं। देखते ही देखते कितनी रोटियां खा गए। अगर हम बोले प्यार से कि बस एक और खा लो, तो बोलते नहीं नहीं बस पेट भर गया। और उधर देखो, एक के बाद एक खाए जा रहे हैं। फिर खड़ी क्यों हो? आज इन पतियों को और उस औरत को बताना पड़ेगा। इस औरत ने हमारे पतियों की ये हालत की है। सभी औरतें झुमरी के एक झोपड़े में घुस जाती हैं। हमें सब पता चल गया है, तुम सब अपने घर का खाना छोड़ यहाँ आते हो इस औरत के हाथ का खाना खाने। आज ना तो ये बचेगी और ना तुम। जैसे ही सभी औरतें आगे बढ़ती हैं तभी झुमरी चुड़ैल में बदल जाती है। झुमरी को चुड़ैल बने देख सभी हैरान रह जाते हैं। ये सब मेरा किया हुआ है और ये सब मैंने किया है जानबूझकर। अब तुम्हारे पति तुम्हारे नहीं मेरे हैं, तुम इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकती। मुझे तो पहले से ही पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसमें हमारे पतियों की कोई गलती नहीं। तुमने इन्हें खाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाया। चुप करो, जरा घर चलो, फिर बताती हूँ तुम्हें। तो आज अमावस्या है, बस कुछ देर और, अंधेरा होते ही मैं तुम्हारे पतियों की बलि चढ़ाऊंगी उस चूल्हे में जिसमें मैं रोटियां बनाती हूँ। इतने मोटे मोटे आदमियों की बलि देने के बाद मेरा पति जो उधर मरा पड़ा है वो जिंदा हो जाएगा और मेरी तरह भूत बन जाएगा। केसरी बहुत समझदार औरत थी। उसे चुड़ैल की चालाकी समझ आ जाती है और वो चुपके से गौरी और सभी औरतों को बोलती है, उधर देखो, उस चूल्हे में अभी भी आग जली है, ढेर रोटियां भी रखी हैं। हमें वो सारी रोटियां उस चूल्हे में डालकर जलानी होगी। तभी सभी औरतें मिलकर चूल्हे में सभी रोटियां जला देती हैं। ये तुमने सही नहीं किया, अब मेरा पति जीवित कैसे होगा? मैं अभी जा रही हूँ अपने पति को लेकर, पर वापस जरूर आऊंगी। चुड़ैल और उसका पति दोनों गायब हो जाते हैं। गायब होते ही सभी आदमी पहले की तरह हो जाते हैं।
जमनापुर के करीब अलबेला गांव में एक ऐसा घर था जिसमें सिर्फ चोर रहते थे। गांव वालों को जब इन चोरों के बारे में पता चला तो वो फौरन कमिश्नर के पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए और कमिश्नर को चोरों के बारे में बताया तो कमिश्नर ने कहा वो ऑफिसर से बात करेंगे। ये सुन के गाँव वाले अपने घर आ गए। कमिश्नर ने जब ऑफिसर से बात की तो ऑफिसर ने कहा गांव वाले झूठ कह रहे हैं, मैंने उस घर की विजिट की है, वहाँ कोई नहीं रहता। ऑफिसर की बात सुनने के बाद कमिश्नर उस घर की विजिट के लिए जाता है और घर देख के समझ जाता है ऑफिसर झूठ कह रहा है या सच। दोस्तों, क्या आप इस घर को देख के बता सकते हो ऑफिसर सच कह रहा है या झूठ? ऑफिसर झूठ कह रहा है। घर में मौजूद डायरी में 11 और 12 पेज नंबर खुला हुआ है जिसे देख के कमिश्नर समझ जाता है। लॉजिकल जीनियस, क्या आपका भी जवाब सेम यही था? कमेंट में यस लिख के बताइएगा।